फ्रेंड्स, तो हम आज शुरू करेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब 90% में से यही आएगा। ओके, 90% 10% अलग हो सकता है, लेकिन 90% जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनमें से ही उन्हीं पे ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। बहुत अच्छे से देखना है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण फ्रांसीसी भय था। बेल्जली जो साम्राज्यवादी था और 1798 में भारत आया था, उसने यह अनुभव किया कि फ्रांसीसी भय से बचने के लिए केवल एक उपाय है कि समस्त भारतीय राज्य कंपनी पर ही निर्भर होने की स्थिति में पहुंच जाए। उसने सहायक संधि की प्रणाली का विकास किया। मराठों ने इस जाल से बचने का प्रयास किया, परंतु आपसी झगड़ों के कारण असफल गए। सहायक संधि की प्रणाली का विकास किसने किया है? सहायक संधि की प्रणाली का विकास बेल्जली ने किया है, जो कौन था? जो एक साम्राज्यवादी था और भारत कब आया? 1798 में भारत आया था। उसने अनुभव किया कि अगर फ्रांसीसियों से बचना है तो समस्त भारतीयों को कंपनी की शरण में ले लो। जब समस्त भारतीयों को कंपनी की शरण में ले लोगे ना, तो वो फ्रांस से व्यापार नहीं कर पाएंगे और फ्रांस कमज़ोर हो जाएगा और उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है। पूना के मुख्यमंत्री नाना फडणवीस को की मार्च 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो 1798 में बेल्जली भारत आया और 2 साल बाद नाना फडणवीस जो पूना के मुख्यमंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई। कर्नल पामर जो पूना में ब्रिटिश रेजिडेंट थे, उनके कथानुसार उनकी मृत्यु के साथ ही मराठों में सूझबूझ भी समाप्त हो गई। नाना अंग्रेजी हस्तक्षेप का परिणाम जानते थे और इसलिए उन्होंने सहायक संधि को खुद से दूर रखा। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव ने अपना घृणा रूप दर्शाया और उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों से झगड़ा करवाया और षड्यंत्र रचे, परंतु वह स्वयं भी इनमें उलझ गए। ठीक है। जैसे कि जब 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, जो पुणे के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सहायक संधि से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सहायक संधि के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ठीक है। लेकिन जो उनके मरने के बाद जो बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव थे, उनका घिनौना रूप सामने आ गया। वो जो मराठा सरदार थे ना, उनमें ही आपस में ही फूट डालने लगे और झगड़े करवाने लगे। लेकिन धीरे धीरे ये झगड़े पेशवा बाजीराव पर ही नियंत्रण कर लिया, मतलब इनको ही हानि पहुंचाने लगे। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता जमाना चाहते थे। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता जमाना चाहते थे। सिंधिया सफल रहा और बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व जम गया। 12 अप्रैल 1800 को गवर्नर जनरल ने पूना रेजिडेंट को लिखा कि सहायक संधि के बदले दक्कन में से सिंधिया को प्रभुत्व को समाप्त करने की सहायता का प्रस्ताव करें, परंतु बाजीराव ने अस्वीकार कर दिया। ऐसा इसका क्या है कि जो देखो, जब ये सब चल रहा था, उसके बाद दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दो सरदार थे जो मतलब जो पूना को हटाना चाहते थे। ठीक है। तो इन्होंने मतलब, लेकिन जो जसवंत राव होलकर था, दौलत राव सिंधिया था, उसने वो हथियाने में सफल रहा और वह बाजीराव पर हावी हो गया। 12 अप्रैल 1800 को गवर्नर जनरल ने लिखा कि गवर्नर जनरल ने पूना रेजिडेंट को लिखा कि सहायक संधि के बदले दक्कन से सिंधिया के प्रभुत्व को समाप्त करने में सहायता का प्रस्ताव दें। बाजीराव ने इसे अस्वीकार कर दिया। देखो, बाजीराव जब सिंधिया बाजीराव पर हावी हो गया, तो जो बेल्जली था, तो उसने कहा कि ऐसा है कि बाजीराव, तुम सहायक संधि कर लो और जिसके बदले में जो तुम पर राज कर रहा है सिंधिया, उसको हम समाप्त कर देंगे। लेकिन बाजीराव ने इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर पूना में परिस्थितियां भी गंभीर रूप धारण कर रही थीं। अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई विट्ठल जी की निर्मम हत्या कर दी। जो बाजीराव पेशवा थे, उन्होंने जसवंत राव होलकर के भाई विट्ठल जी की निर्मम हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को हृदय स्पर्श के स्थान पर पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना में गद्दी पर बैठाया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ले ली और 31/12/1802 को अंग्रेजी से एक संधि की, जिसके अनुसार, अब देखो इसमें क्या है, इसमें है कि जैसे कि जब ये सब बाजीराव ने सहायक संधि अस्वीकार कर ली, तो हुआ यूँ कि जो बाजीराव पेशवा थे, उन्होंने जसवंत राव होलकर के भाई
विट्ठल जी की हत्या कर दी। अब विट्ठल जी की हत्या कर दी तो अब जसवंत राव होलकर चुप तो बैठेगा नहीं, उसने भी आक्रमण कर दिया और सिंधिया और बाजीराव पेशवा दोनों को ही परास्त कर दिया। ठीक है, दोनों ही सेना को परास्त कर दिया और पूना प्रतिकार कर लिया। और लेकिन वो खुद नहीं बैठा, उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना पर गद्दी पर बैठाया। अमृत राव के पुत्र विनायक राव को गद्दी पर बैठाया और बाजीराव द्वितीय था, उसने भागकर बसीन में शरण ले ली। ठीक है, और उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली। पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेजी पदातियों की सेना पूना में रखना स्वीकार कर दिया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के मध्य के प्रदेश तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आज 26 लाख रुपए थी कंपनी को दे दिए। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पेशवा ने निजाम और गायकवाड़ के संग झगड़े में कंपनी की मददता स्वीकार कर ली। पेशवा ने अंग्रेजी विरोधी तथा सभी यूरोपीय लोगों से सेना हटा दी। अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। ठीक है, अब देखो जब ये जो पेशवा और सिंधिया जब होलकर से हार गए तो पेशवा भागकर अंग्रेज़ों के शरण में चला गया और अंग्रेज़ों ने उसके साथ सहायक संधि की। उस संधि के अनुसार कुछ शर्तें थी जो पेशवा को माननी पड़ी थी, जिसमें से पहली शर्त थी कि वह अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करेगा और पूना में अंग्रेजी सेना रखेगा। दूसरी संधि ये थी कि उसे गुजरात, ताप्ती, नर्मदा जो आसपास की नदियाँ तुंगभद्रा नदियाँ हैं, इनके पास जो टैक्स होगा वो कंपनी को देगा। और पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पेशवा ने निजाम और गायकवाड़ के संग झगड़े की कंपनी की मदद से स्वीकार कर लिया, यानी कि जब भी निजाम और गायकवाड़ के साथ पेशवा का युद्ध होगा तो कंपनी उसकी सहायता करेगी। पेशवा ने अंग्रेजी विरोधी तथा सभी यूरोपीय लोगों को सेना से हटा दिया, अपने विदेशी मामलों में कंपनी के अधीन कर दिए। यह तो सत्य है कि पेशवा की शक्ति शून्य के बराबर थी, परंतु इससे अंग्रेजों को बहुत अधिक राजनीतिक लाभ हुए। पूना में प्रभुत्व बना और मराठा संघ का प्रमुख नेता सहायक संधि के बंधन में बन गया, जिससे उसके अधीनस्थ नेताओं का वास्तविक स्थिति में कमी आई। अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन करके पेशवा उन युद्धों के भार से मुक्त हो गया जिनमें वह उलझता रहता था। उसने निजाम हैदराबाद पर अधिकार छोड़ दिया और निजाम अब कंपनी के अधीन हो गया। बसीन की संधि का एक अन्य लाभ यह हुआ कि सहायक सेना मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ तथा पूना जो भारत के मुख्य केंद्रीय स्थान थे वहां तैनात कर दी, जहां से वह समस्त भारत में शीघ्र पहुंच सकती थी। यानी कि सहायक जो संधि थी ना, उसकी अलग ही सेना थी। वो जब अंग्रेज़ों ने सहायक संधि की ना, तो सहायक संधि की जो सेना थी वो मुख्य जगहों पर तैनात हो गई। यानी कि कहते ना कि मतलब सेंट्रल पर तैनात हो गई कि बाई चांस अगर यहाँ युद्ध हुआ तो उसके समीप जो सेना होगी ना, वो उस युद्ध को निपट लेगी। यद्यपि इस संधि से अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता स्थापित हुई, परंतु यह उसी दशा में एक पर्याप्त कदम था। सिडनी ओवन के इस कथन में कि इस संधि के फलस्वरूप कंपनी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत में साम्राज्य मिल गया, कुछ अतिशयोक्ति तो है, परंतु यह वस्तुतः सही है। मराठों के लिए यह राष्ट्रीय अपमान सहना कठिन था और भोसले ने अंग्रेज़ों को ललकार दिया। गायकवाड़ और होलकर अलग रहे। बेल्जली और लेके ने दक्षिण तथा उत्तरी भारत में मराठों को शीघ्र ही परास्त कर दिया। उन्हें अपमानजनक संधियाँ करने पर बाध्य कर दिया। देवगांव की संधि 17/12/1803 में भोंसले ने कटक और बरदा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दे दिए। सिंधिया ने सूरजी अर्जन गांव की संधि से गंगा और यमुना के मध्य के क्षेत्र कंपनी को दे दिए। देखो, भोसले ने कटक और बरदा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दिए और सिंधिया ने सूरज और अजनी गांव की संधि करके गंगा यमुना के मध्य के क्षेत्र कंपनी को दे दिए तथा जयपुर, जोधपुर तथा गोवध की राजपूत रियासतों का अपने प्रभुत्व छोड़ दिया। अहमदनगर का दुर्ग, भड़ौच, गोदावरी और अजंता घाट भी कंपनियों को दे दिए। दोनों राजाओं ने रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया।
अप्रैल 1804 में होलकर तक कंपनी के बीच युद्ध हुआ और यद्यपि आरंभ में होलकर को कुछ सफलता मिली, परंतु अंततः उसकी पराजय निश्चित थी। इसी बीच बेलजली वापस चला गया और सर जॉर्ज बारलो ने राजपुर घाट की संधि कर ली, जिसे मराठा सरदार ने चंबल नदी के उत्तरी प्रदेश बुंदेलखंड छोड़ दिए और पेशवा एवं कंपनी के अन्य मित्रों पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठा संघ छिन्न भिन्न हो गया है। इस दूसरे दौर में भी मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई, परंतु निर्बल अवश्य हो गई। मराठों की हार का मूल कारण यह था कि उन्होंने अपने पूर्वजों की छापामार युद्ध प्रणाली को छोड़कर खुले मैदान में बड़े बड़े तोपों और पैदल सेनाओं के साथ लड़ना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्यों के विरुद्ध मराठों की सफलता के कारण उनकी छापामार युद्ध प्रणाली थी, जिसे सिंधिया और भोसले दोनों ने ही त्याग दिया। होलकर इस सत्य को समझता था और इसलिए उसने कहा कि मराठा सैनिकों का सच्चा भाग्य उसके घोड़ों और काठे पर होता है। सिंधिया की पलटन और तोपखाने अन्य देशी शक्तियों का नाश कर सकते थे, अंग्रेजों का नहीं। ये किसने कहा था? ये कहा था होलकर ने। कुछ इतिहासकारों का तो ये कहना है कि सिंधिया के विरुद्ध सिखों ने भी अंग्रेजों की सहायता की। राजा रणजीत सिंह सिंधिया को 4 लाख रुपए सालाना देते थे और मराठों के अधीन थे। बेलजली ने रणजीत सिंह को यह आश्वासन दिया कि सिंधिया की पराजय के बाद रणजीत सिंह को स्वतंत्र राज्य मान लिया जाएगा, उसकी सालाना लगान की माफ़ कर दी जाएगी। इस प्रकार दूसरे मराठा युद्ध का सीधा परिणाम सिख राज्य की उत्पत्ति थी, जिसने राजा रणजीत सिंह को मराठों से मुक्त कर दिया। जो भी द्वितीय मराठा युद्ध ने दक्षिण भारत दोआब अंग्रेजों को सर्वसुरा बना दिया। अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी राजशक्ति के रूप में उभरे थे। द्वितीय मराठा युद्ध पर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार डोडेवेल ने लिखा है कि इस प्रकार 5 महीने के अंदर मराठा संगठन के सबसे अधिक शक्तिशाली हाथों की तुलनात्मक रूप से ऐसा कर दिया गया कि वे कोई हानि न पहुंचा सकें। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें याद रखने का। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठा संघ छिन्न हो गया। ठीक है, समाप्ति हो गई, निर्बल हो गए। ठीक है, और जो छापामार युद्ध प्रणाली थी जो इनके पूर्वज लाते थे, इनकी हार का परिणाम ये हुआ है कि इन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली को छोड़कर खुले मैदान में लड़ना प्रारंभ कर दिया। छापामार युद्ध प्रणाली मराठों की सबसे बड़ी ताकत थी और खुले मैदान में तो ये किसी और से तो लड़ सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों से नहीं। ओके, उसके बाद देखते हैं आगे। 1804 में होलकर कंपनी के बीच युद्ध छिड़ा। यद्यपि आरंभ में होलकर को कुछ सफलता मिली, परंतु अंततः पराजय निश्चित थी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं शुरुआत से। पूना के नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु हो गई और कर्नल पामर जो पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट थे उनके कथन उनकी मृत्यु के पश्चात मराठों की सूझबूझ समाप्त हो गई। नाना अंग्रेजी हस्तक्षेप का परिणाम जानते थे, इसलिए उन्होंने सहायक संधि से दूर रहे। नाना के नियंत्रण से मुक्त पेशवा बाजीराव ने पहले खुद झगड़े करवाए, उसके बाद खुद सब झगड़ों में उलझ गए और पेशवा पर उसके बाद 2 सरदार थे, दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर। इन दोनों ने ही पूना पर अधिकार करने का प्रयास किया और जिसमें सिंधिया सफल रहा और पेशवा से ऊपर सिंधिया हो गया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने पेशवा से कहा कि ऐसा है कि तुम हमारा सहायक संधि कर लो और हम दौलत सिंधिया को समाप्त कर देंगे, लेकिन पेशवा ने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी ओर ये हुआ कि पूना में परिस्थितियाँ गंभीर रूप धारण कर रही हैं। 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर यानी कि इनके भाई विठलनाथ की हत्या कर दी, जिससे गंभीर होलकर ने दौलत राव सिंधिया और पेशवा पर आक्रमण कर दोनों को ही हरा दिया। ठीक है, दौलत राव सिंधिया तो कहीं और भाग गया, लेकिन पेशवा बाजीराव ने अंग्रेज़ों की शरण ले ली और कुछ शर्तों के आधार पर सहायक संधि रख ली। तो इसमें एक शर्त ये थी कि प्रमुख स्थानों पर अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और जो गंगा नर्मदा आदि नदियां हैं उन पे जो 26 लाख लगान मिलता है, जो टैक्स होता है ना, वो उसको अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। ठीक है, आप और निज़ाम और हैदराबाद में आप कभी भी युद्ध नहीं लड़ोगे और जब भी युद्ध होगा तो हम आपके साथ होंगे। आप अंग्रेज़ों के विरोधी कोई भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, इन्होंने ऐसा कर दिया। इससे अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। ठीक है,
जब ये सब हुआ तो मराठों के लिए यह राष्ट्रीय अपमान था और भोसले ने अंग्रेजों को ललकारा और गायकवाड़ और होलकर अलग रहे। जब भोसले ने अंग्रेजों को ललकारा तो गायकवाड़ होलकर अलग रहे, लेकिन सिंधिया देखिए कौन कौन साथ में रहा। देवगांव की संधि भोसले और कटक से बरदा नदी के पश्चिम तट पर सिंधिया ने सूर्य अर्जुन गांव संधि से गंगा और यमुना के मध्य क्षेत्र कंपनियों को दे दिए। होलकर कुछ सफलता मिली, परंतु अंततः उसकी पराजय हुई। दिल्ली वापस चला गया। जॉर्ज बर्लो ने राजपुर घाट की संधि कर ली। ठीक है, अब आते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम। चौड़ाई है। पेशवा बाजीराव प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। उसका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था। उसके बचपन का नाम बीसाजी था। उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी प्रकार से हुई थी। उसने मल्ल विद्या असुरवर्ण में परंपरागत शिक्षा हासिल कर ली। इसके अतिरिक्त पढ़ने लिखने में भी वह निपुण था। अतः बाजीराव प्रथम के ब्रह्मांडोचित पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसने उच्च कोटि की सैनिक गुण भी विद्वान थे। जब पेशवा बालाजी का देवसान हुआ तो उस बाजीराव की उम्र 20 वर्ष की थी। बालाजी का देवसान 15 दिन 17 अप्रैल 1720 ईस्वी को साहू ने बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। अब आते हैं डुप्ले की असफलता के कारण। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जनरल के पुत्र के रूप में जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले का जन्म हुआ 1797 में। व्यापार में रुचि न होने के बावजूद भी उसने फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी की और 1720 में पांडिचेरी में उच्च पद पर नियुक्त हुआ। वह अपनी योग्यता से उन्नति करता गया। उसने पांडिचेरी को एक सुंदर एवं व्यापारिक नगर बनाने का प्रयत्न किया। उसकी सेवाओं से संतुष्ट होकर कंपनी ने उसे चंडीगढ़ का गवर्नर बना दिया और 1742 में उसने ड्यूमा भारत में वापस गया तो कंपनी ने उसे गवर्नर का पद देकर पांडिचेरी भेज दिया। इस पद पर 1754 तक रहा। एक बार फिर से देखते हैं डुप्ले। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जनरल के पुत्र के रूप में जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले का जन्म 1797 में हुआ। व्यापार में रुचि नहीं होने के कारण के बावजूद वह फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी की और 1720 में वह पांडिचेरी में उच्च पद पर नियुक्त हुआ। वह अपनी योग्यता से उन्नति करता गया और उसने पांडिचेरी को एक सुंदर और व्यापारिक नगर बनाने का प्रयत्न किया। उसकी सेवाओं से संतुष्ट होकर कंपनी ने उसे चंडीगढ़ का गवर्नर बना दिया और 1742 में जब वह ड्यूमा भारत से वापस गया तो उसे कंपनी ने उसे गवर्नर का पद देकर पांडिचेरी भेज दिया। इस पद पर वह 1754 तक रहा। डुप्ले एक महान शासक और दूरदर्शिता योजनाएं बनाने एवं दिव्य राजनीतिक अंतर्दृष्टि वाला जन्मजात नेता था। वह पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की कमजोरी से प्रेरित होकर भारत में व्यापार करने के स्थान पर राजनीतिक शक्ति बनने की चेष्टा की। यद्यपि वह असफल रहा किंतु उसकी नीतियां एवं योजनाएं जिम्मेदार नहीं थी, क्योंकि उन्हीं की चलकर अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की। उसकी असफलता में फ्रांसीसियों की असफलता बन गई। आर्थिक व्यवस्था ठीक न रह पाना। फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति पहले से ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी और डुप्ले के राजनीतिक हस्तक्षेप युद्धों में शामिल होने की नीति के कारण वह खराब हो गई। उसका व्यापार से ज़्यादा विश्वास पहले से ही नहीं था। उसने सोचा कि दक्षिण भारत के युद्धों में हिस्सा लेकर वह शीघ्र ही सफल होकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकेगा। इसी वजह से उसने फ्रांसीसी सरकार को भी इस युद्ध के लिए राजी कर लिया। फ्रांस की सहायता न मिल पाना। फ्रांस में कंपनी के संचालकों को विश्वास में बिना लिए भारतीय नरेशों से युद्ध करने में लग जाने से वे डुप्ले को शंका की दृष्टि देखते थे। इसी कारण वह उसे समय पर फ्रांस की सरकार सहायता न मिल सकी। फ्रांसीसी सरकार पहले से ही अमेरिका के उपनिवेशों में रुचि रखती थी, यानी फ्रांस अमेरिका के उपनिवेशों में रुचि रखती थी और ये भारत पर अधिकार करना चाहता था। जब डुप्ले ने अपनी योजना स्पष्ट नहीं की तो उसका ध्यान अमेरिका की ओर लग गया। भारत में साम्राज्य की स्थापना करने की और उसका ध्यान नहीं गया। जब उस डुप्ले की योजना का थोड़ा आभास हुआ तो उस समय तक गोंडग्यू भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण करने के लिए फ्रांस से चल चुका था। गोंडग्यू। डुप्ले का ध्यान बटा होना। डुप्ले ने कर्नाटक और हैदराबाद दोनों ही स्थानों पर एक साथ हस्तक्षेप किया, जो उसकी फ्रांसीसी कंपनियों की शक्ति की सीमाओं के बाहर की बात थी। यदि वह अपनी शक्ति के बारे में व्यवहारिक होता तो स्थिति और भी होती। डुप्ले का व्यक्तित्व। डुप्ले को भारत में नवाब की उपाधि मिली थी।
और उसका रहन सहन भी शान शौकत वाला था। इसके बारे में गलत धारणाएं बनी कि स्वयं फ्रांस में विचार फैला कि संभवतः वह बिलासी और अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांस के हितों को बलिदान करते हुए कंपनी और फ्रांस के अनावश्यक युद्धों में घसीट रहा है। ठीक है, इस धारणा ने उसे आहत किया। फ्रांस भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर जो साहस और कौशल उसने प्रदर्शित किया, उससे इन फ्रांसीसियों की स्थिति इतनी दृढ़ हो गई थी कि अंग्रेज उससे भयभीत हो गए थे। जैसे जैसे वह सफलता प्राप्त करता गया, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, उसके विचार दृढ़ थे, उसके लक्ष्य स्पष्ट और महान थे। उसकी कूटनीति भी कम सफल नहीं थी, परंतु अनेक ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वह असफल रहा। यद्यपि डुप्ले असफल रहा, परंतु तब भी वह महान था। प्रशासक के रूप में चंदनगर में प्रशासक के रूप में डुप्ले ने अपनी दूरदृष्टि तथा प्रशासनिक गुणों का पर्याप्त परिचय दिया। उसने सहयोगियों को ऋण देकर, स्वयं की पूंजी लगाकर, विदेश व्यापार बढ़ाकर शीघ्र ही चंदनगर को व्यापारिक मंडी बना दी। पहले इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, जो डुप्ले था वो आर्थिक व्यवस्था, फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि कैसे भी करके फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था ठीक की जाए। और डुप्ले ने ही पहली बार सोचा कि भारत पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया जाए। ठीक है, उसमें फ्रांस में से सहायता ना मिली। जब डुप्ले जब डुप्ले को फ्रांस पर राजनीति के लिए सेना चाहिए थी, तब फ्रांस ने उसकी सहायता नहीं की। डुप्ले का ध्यान बटा जब डुप्ले कर्नाटक और हैदराबाद दोनों ही स्थानों पर एक साथ हस्तक्षेप किया। डुप्ले ने कर्नाटक और हैदराबाद दोनों पर ही एक साथ हस्तक्षेप किया, जिससे कि उसका ध्यान बट गया। ठीक है, डुप्ले का व्यक्तित्व, डुप्ले भारत का नवाब की उपाधि मिली थी और उसका रहन सहन शान शौकत एकदम उच्च कोटि का था। तो इसलिए फ्रांस में ही खबर फैली कि वह बिलासी और अहंकारी व्यक्ति है, उसकी सहायता नहीं की जाएगी। प्रशासक के रूप में चंदनगर के प्रशासक के रूप में डुप्ले ने अपनी दूरदृष्टि तथा प्रशासनिक गुणों का पर्याप्त परिचय दिया। उसने सहयोगियों को ऋण देकर, स्वयं पूंजी लगाकर, विदेश व्यापार बढ़ाकर शीघ्र ही चंदनगर को व्यापारिक मंडी बना दिया। परिणाम स्वरूप डायरेक्टरों ने उसे पांडिचेरी का गवर्नर बना दिया। पांडिचेरी की किलेबंदी उसने फ्रांस की सरकार के मना करने पर भी की, क्योंकि यह पांडिचेरी व कंपनी के हित में था। मराठों व कर्नाटक के नवाबों के निरंतर हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने यह किया, जिसके परिणामस्वरूप पांडिचेरी फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र व व्यापारिक मंडी बनी। कूटनीतिज्ञ के रूप में अंग्रेज फ्रांस संघर्ष के 2 युद्ध उसने अपनी कूटनीति के बल पर अपने पक्ष में किए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध से डुप्ले की प्रतिष्ठा बढ़ी और उसकी कूटनीति काम आई, तथा दूसरे युद्ध ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया। डुप्ले का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार यूरोपीय लोग विरोधी भारतीय निवेशों के समर्थन कर उसे लाभ उठा सकते हैं। हैदराबाद व कर्नाटक में हस्तक्षेप ने यह सिद्ध कर दिया कि विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक समस्त क्षेत्र जनरल बुस्सी के अधीन में आ गया। हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना स्थायी रूप से पहले से ही थी। कृष्णा नदी के दक्षिण में कर्नाटक का नवाब डुप्ले स्वयं घोषित किया जा चुका था। इस सब के बावजूद कि वह महान कूटनीतिज्ञ था और व्यवहारिक न था, वह स्वयं सैनिक न था, अतः अभियानों के लिए उसे पूरी तरह अपने अधीनस्थों पर आश्रित रहना पड़ता था, जो अयोग्य था। एक नेता के रूप में डुप्ले में जन्मजात नेतृत्व क्षमता थी। उसके ओजस्वी व्यक्तित्व के कारण उसके अधीनस्थ लोग उसमें तथा उसके उत्तम निर्णय में पूर्ण विश्वास रखते थे। जब फ्रांसीसियों सरकार को डुप्ले की वापसी का आदेश आया, तो बहुत से अधीनस्थ लोगों ने त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया। बुस्सी ने भी त्यागपत्र दे दिया, किंतु डुप्ले ने उसे राष्ट्र सेवा करते रहने के लिए मना किया। डुप्ले का भारतीय इतिहास में स्थान। डुप्ले भारत में आए सभी योग्य यूरोपियों में से एक था। उन सभी अग्रगामी था जो भारत में यूरोप से आए और सफल प्रशासक बने। पी राइट्स के अनुसार डुप्ले ने वर्षों तक पूर्व में फ्रांस की प्रतिष्ठा को विस्मयकारी ऊंचाई तक उठाए रखा। भारतीय रजवाड़ों और नेताओं में ऐसी ख्याति प्राप्त की जो आज तक कभी किसी ने नहीं प्राप्त की थी। अपने समकालीन अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। यह सब उसकी अपनी निजी शक्ति एवं बुद्धि का द्योतक था। उसके स्वयं असफल कार्य ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में स्थापित होने की सहायता की। भारतीय निवेशकों के दरबारों में उसने जो हस्तक्षेप की नीति की शुरुआत की थी, वही अंग्रेजों ने बाद में जारी रखी। निसंदेह यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति आर्थिक रूप से सुदृढ़ उसकी कंपनी होती और फ्रांसीसी लोग उसका साथ देते, तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। जीवी मालसेन के अन्य शब्दों में, उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा।
वह भूमि जिसने उसे सूझबूझ से जोता था, उर्वर बनाया, वह क्षमता उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत बाद उसके प्रतिद्वंदियों ने उसका उपयोग किया और लाभ उठाए। भारत में अंग्रेजियों की सफलता के कारण क्या थे? ब्रिटिश कंपनी का तुलनात्मक संघर्ष के प्रारंभ में अंग्रेजी कंपनी की स्थिति फ्रांसीसी कंपनियों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ थी। संगठन की दृष्टि से दोनों ही कंपनियां व्यापारिक श्रेणी में थीं। ब्रिटिश कंपनी में भी फ्रांसीसी कंपनी की भांति राजा के शेयर थे, किंतु काफ़ी कम थे। कंपनी की नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश क्राउन अपना एक निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल में चुनाव वोटिंग शक्ति नहीं रखता था। इसी वजह से कंपनी स्वतंत्र थी, जबकि दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस के दरबार राजा से धन से बनी थी और बहुत कम अन्य लोगों का धन लगा था, जिससे कंपनी फ्रांस की राजनीति का शिकार हो गई और व्यापारिक मामलों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इस कारण कंपनी को आर्थिक स्थिति गिरती गई, जो स्वयं यूरोप व अमेरिका के उलझाऊ व खर्चीले युद्धों में फंसा था। एक व्यापारिक कंपनी बिना अच्छा आर्थिक स्थिति के कहीं पर भी साम्राज्य स्थापित करने में सफलता नहीं पा सकती थी। स्वयं बुशी ने कहा था कि सफलता और विजय एक व्यापारिक कंपनी के लिए साधारण गणित की चीज़ें हैं। सबसे बुरी बात व्यय का आय से अधिक होना है, अथवा उत्पादन को कम से कम खर्चे के बराबर भी ना होना। इस कारण फ्रांसीसी ना तो कभी पर्याप्त सेना का संगठन कर सके और ना ही अपने सैनिकों को ठीक समय पर वेतन दे सके। यहाँ तक कि सैनिक यथाकथा वेतन के लिए विद्रोह भी करते रहते थे। इसके विपरीत अंग्रेजों की कंपनी आर्थिक रूप से सुदृढ़ थी। यह सुदृढ़ बंगाल पर ब्रिटिश विजय के बाद बड़ी सरकार व दत्त ने लिखा है कि निस्संदेह प्लासी ने कर्नाटक के संघर्ष का निर्णय कर दिया था। क्लैब के अनुसार हमारी नौसेना की श्रेष्ठता और अपार धन और अन्य सभी प्रकार की रसद जो हम अपने मित्रों को दक्षिण में इस सूबे में भेजेंगे, जबकि शत्रु को प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। ऐसे लाभ है कि यदि इनका पूरा ध्यान रखा जाए तो हम वही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक भाग पर उनका विनाश करने में सफल हो सकते हैं, एक क्लैब ने बोला था। फ्रांसीसियों की पराजय का एक प्रमुख कारण यह था कि वे यूरोपीय में भी अंग्रेजों को नहीं जीत सके। इसका प्रभाव भी भारत पर पड़ना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त डुप्ले की दुर्बलताओं और असफलताओं ने भी फ्रांसीसी कंपनियों के भाग्य का निर्णय किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई। 1785 में फ्रांसीसी कंपनी को भारत में पुनः स्थापित की गई, किंतु वह एक असाधारण व्यापारिक बनकर ही रही। उसने फिर ब्रिटिश शक्ति में से लोहा लेने के लिए साहस नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में हुए सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर वर्णन कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सामाजिक जीवन में पश्चिमी प्रभाव बहुत व्यापक था। पश्चिमी प्रभाव ने कला, स्थापत्य कला, काव्य, नाटक, साहित्य, उपन्यास, चित्रकला तथा भारतीय धर्म एवं दर्शन को बहुत प्रभावित किया। इनके मार्गदर्शक तो अंग्रेजी सार्वजनिक अधिकारी थे और साहित्यकार थे, और यह भावना आगे ले जाने वाला मुख्यतः अंग्रेजों का शिक्षित वर्ग था, जिसमें प्रायः अध्यापक, वकील, पत्रकार और डॉक्टर थे, जो भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के अगुवा थे। पाश्चात्य प्रतिमान ही नहीं, आधुनिक संसार के प्रतिमान सामाजिक शिष्टाचार, पहनावा, भोजन, खाने के व्यवहार, गृह उपस्कर, रूपांकर, निजी स्वास्थ्य व्यवहार, आमोद प्रमोद, खेल कूद, क्रीड़ा, मनोरंजन, इन सभी में हमने प्रतिमानों को न केवल स्वीकार किया अपितु ये हमारे जीवन का अंग बन गए। यद्यपि हमारे ग्रामों में अभी भी थोड़ी बहुत पारंपरिक पद्धतियाँ चल रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात यह प्रयत्न किया गया कि पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता को भी बढ़ावा मिले। ललित कला, नृत्य, संगीत, वादन इत्यादि को अंग्रेजी राज्य की कला में कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही इन ललित कलाओं का प्रोत्साहन मिला। अब यह समस्त संसार की ललित कलाओं को प्रभावित कर रहा है। विशेषतः भरतनाट्यम, कथक, शहनाई, सितारा, तबला, बीड़ा वादन और शास्त्रीय संगीत इत्यादि हैं। भारत में भी सामाजिक और दैनिक जीवन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन अवश्य देखे गए हैं, भले अंग्रेजों से हमारा संबंध स्थापित होता हो या नहीं। अंग्रेजों के जाने के पश्चात भी हमारे जीवन पर विदेशियों का प्रभाव हो ही रहा है, जैसा कि शेष संसार पर हमारा है। जिन देशों में अंग्रेज नहीं भी गए, वहाँ के पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। अतएव यह अंग्रेजी प्रभाव ही नहीं अपितु शेष संसार का भी है। भारत में सामाजिक एकता का पक्ष भारतीय सेना है। सेना और रेजिडेंट में एकता की भावना इतनी भर जाती है कि सैनिक प्रायः एक दूसरे के भाई से भी बढ़कर
स्नेह देते हैं। यहाँ धर्म, जाति, पात सब भूलकर सभी एकत्व की भावना से लड़ते हैं। आर्थिक प्रभाव। यहाँ पर अंग्रेजी हस्तक्षेप और विजय का सर्वप्रथम कारण आर्थिक था, अतः वह एक ऐसा क्षेत्र जहाँ इनका प्रभाव प्रमुख है तथा यह सब हानिप्रद एवं घिनौना है। उन्होंने भारत के संभावित आर्थिक धन का शोषण करने के लिए पूर्ण और कपटपूर्ण व्यवहार अपनाए। यद्यपि अंग्रेज सबसे अधिक विज्ञान और तकनीकी जानकारी रखते थे, उन्होंने 200 वर्ष तक भारत में राज्य किया, परंतु जब वे लोग वहाँ से गए तो 1947 में भारत आर्थिक रूप से अविकसित देश की छवि प्रस्तुत करता था, जिसमें भुखमरी, निर्धनता, बेकारी, थोड़ी राष्ट्रीय आय थी। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तरदायी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय कृषि की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया गया, क्योंकि कंपनी की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर ही था। कंपनी ने अधिक से अधिक कर प्राप्त करने की इच्छा में भिन्न प्रयोग किए। कंपनी ने खुली नीलामी पद्धति अपनाई, जिसमें अधिकाधिक कर देने को भूमि दे दी जाती थी। यह पद्धति सफल नहीं हुई। कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थायी भूमि व्यवस्था की पद्धति लागू की। कार्नवालिस ने स्थायी भूमि व्यवस्था लागू की। इसके पश्चात बम्बई और मद्रास के निकटवर्ती क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई और मद्रास के निकटवर्ती क्षेत्रों में लागू हुई। यूपी में महलवाड़ी पद्धति या जमींदारी पद्धति का ही परिवर्तन रूप था लागू की गई। बाद में इसमें कुछ परिवर्तन करके पंजाब में भी लागू कर दिया गया। जमींदारी पद्धति ने अनुपस्थित जमींदारी को बढ़ावा दिया। सरकार और कृषक के बीच कई अन्य मध्यवर्ती कारिंदे उपस्थित हो गए, जिनसे कृषक पर अत्यधिक बोझ पड़ा। रैयतवाड़ी पद्धति में भी कर अत्यधिक समय समय पर उसे बढ़ा दिया जाता था। इससे भारतीय ग्रामों में ब्याज खाने वाले साहूकार अस्तित्व में आ गए। गांव में ऋणग्रस्तता, खेती की प्राचीन पद्धति, अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, इन सभी से ग्रामीण लोग अत्यधिक निर्धन हो गए। सूखा तथा अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती थी, जिससे जान माल की अत्यधिक क्षति होती थी। उस समय प्रायः छोटे बड़े 24 अकाल भारत में पड़े और लगभग 3 करोड़ मनुष्य मरे। 1793 के आसपास की बात है। अंग्रेजी कंपनी के अधीन भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का वर्णन कीजिए। पहला है सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुवध। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के समय में 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया। प्रारंभ में केवल बंगाल में लागू हुआ, फिर उसके बाद पूरे मुंबई और मद्रास प्रायद्वीप में लागू हुआ। इस नियम को पारित करवाने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण योगदान है। ठगी प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, के समय ठगों का दमन हो गया। इसके लिए उसने एक काल स्लीमैन की नियुक्ति 1830 में ठगों का दमन कर दिया गया। शिशुवध भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कन्या को मार दिया था, खासकर राजपूतों में। अब आते हैं आर्थिक प्रभाव। यहाँ पर अंग्रेजी हस्तक्षेप और विजय का सर्वप्रमुख कारण आर्थिक था, अतः एक ऐसा क्षेत्र जहाँ इनका प्रमुख हानिप्रद एवं घिनौना था। उन्होंने संभावित आर्थिक धन का शोषण करने के लिए पूर्ण एवं कठोर शिशुवध। गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय, देखो, जो सती प्रथा और ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक टाइम था, और शिशुवध गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय 1795 बंगाल के नियम 21 तथा बेल्जली के समय 1802 की धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया। इस प्रकार शिशुवध की प्रथा भी समाप्त कर दी गई। शिशुवध प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही मार दिए जाते थे। नरबली प्रथा, भारतीय समाज में नरबली की प्रथा प्रचलित थी। इसे समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। नरबली प्रथा, हार्डिंग प्रथम। इसके लिए एक अधिकारी कैंपबेल की नियुक्ति की गई। 1844 ईस्वी में यह प्रथा समाप्त कर दी गई। दास प्रथा, गवर्नर जनरल एलन बैरो ने 1843 में 5वें नियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो सती प्रथा, ठगी प्रथा विलियम बेंटिक, शिशुवध जॉन सोरो, और नरबली हार्डिंग, और दास प्रथा एलन बैरो। मध्यकाल में फिरोज तुगलक ने दासों के व्यापार को रोक लगा दी, जबकि अकबर ने प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक कार्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 4 व्यक्तियों के योगदान है: ईश्वरचंद्र प्रसाद, डी.वी. कर्वे, विदेशलिंगम पुंतलु और विष्णु शास्त्री पंडित। बंगाल के ईश्वरचंद्र विद्यासागर सामाजिक चेतना लाने वाले अग्रणी रहे। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी सभी जातियों को संस्कृत पढ़ाने का अवसर प्रदान किया। समाज के क्षेत्र में इन सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा। विधवा विवाह का मान्यता दिलवाने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, और 1855-56 में 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया गया।
1855 में इन्होंने 984 लोगों को हस्ताक्षरित याचिका कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने हेतु दी। इनकी अपील का अनुगमन करते हुए वर्धमान में के राजा मेहताब चंद्र और नदिया के राजा श्री चंद्र ने भी इस आशय में प्रार्थना पत्र भेजे। डी बी कर्वे ये फार्गुनस कॉलेज के प्राध्यापक थे। 1893 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह हुआ और 1899 में पुनः विधवा आश्रम स्थापित किया। 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की डी बी कर्वे ने। धार्मिक सुधार भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें भारतीय धर्म एवं संस्कृति के व्यापक रूप से प्रभावित हुए। अंग्रेजी व्यापारियों के साथ ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत आए। ये ठीक है। प्लासी के युद्ध के बारे में देखते हैं। सराय युद्ध प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? ठीक, सराजुद्दौला। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु का उसका पुत्र सराजुद्दौला गद्दी पर बैठा 1756 में। ठीक है। 1752 में उसने अंग्रेजी कंपनी भारतीय सामान खरीदने के लिए बदल दी गई। व्यक्तिगत अतः कंपनी के व्यापार में मतभेद रखना बंद कर दिया गया, जिससे सरकार की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। सिराज ने सैन्य संचालन कर शौकतगंज को मार डाला। अंग्रेजों ने नवाब के विरोधियों को शरण दी। फ्रांसीसियों के भय से उन्होंने फोर्ट विलियम की शुरुआत की, जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। 1756 में सिराज ने कासिम बाजार व कलकत्ता को जीत लिया। 20 जून 1756 को कल्पित कालकोटी घटना घटी। इस प्रकार सिराज अपने प्राथमिक शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहा, किंतु वह अंग्रेजों की शक्ति के आंकने में असफल रहा। मद्रास से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सेना भेजी गई। सिराज ने यह आशा नहीं की थी कि अंग्रेज इतनी जल्दी युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने समुद्री तट की सुरक्षा का प्रबंध न कर दूरदर्शिता अपनाई। 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब्दाली के भय से नवाब 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि द्वारा व्यापार व युद्ध की क्षति के रूप में 3 लाख रुपये लिए गए। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य दुविधा में फंसे सिराज को हटाने व बंगाल में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने चंदनगर पर 1757 में कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने अब सिराज को गद्दी से हटाने के लक्ष्य बना लिए और पहले यार खां, उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया। सामंतराय व्यापारी इस नवाब परिवर्तन को सामान्य सत्ता परिवर्तन समझते थे। इसमें जगत सेठ, अमीर चंद, राज बल्लभ, नंद कुमार, मीर जाफर का आरंभ योगदान क्लाइव की अपेक्षा कम ही था। क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर अमीर चंद को भी धोखा दिया। अब सिराज की असफलता तय थी। उसका दुर्भाग्य था कि उसके सलाहकारों में सब धोखेबाज थे। अमीर चंद ने अंग्रेजों का वास्तविक नीति के लक्ष्यों के विषय में नंद कुमार चंदनगर पर फ्रांसीसियों की सहायता न करके मीर जाफर व राय दुर्लभ के प्लासी के युद्ध में नवाब को धोखा दिया। वास्तव में सिराज स्वयं भी युद्ध सैनिक नहीं था, किसी भी नीति पर दृढ़तापूर्वक कार्य नहीं कर सकता था। युद्ध अलीनगर की संधि के अवमानना के आक्षेप के साथ क्लाइव ने युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु शीघ्र ही उसने युद्ध समाप्त कर दिया, क्योंकि इस बैटल में तो युद्ध पे कोई था ही नहीं और वह बिना युद्ध करे ही जीत गया। प्लासी का युद्ध परिणाम भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध में से एक था। यद्यपि सैनिक दृष्टि से यह युद्ध एक मामूली झड़प थी, इत्यादि कुछ नहीं थी। सैनिक इतिहास में कोई महत्व नहीं रखता था। क्लाइव ने युद्ध संचालन का कोई कुशल प्रमाण नहीं दिया। वह तो मेजर किलपैट्रिक का लड़ने का आदेश देने के लिए दोषी ठहराकर दंडित करने की विचार कर रहा था। वास्तव में विजय नवाब के कर्मचारियों के विश्वासघात का परिणाम था। युद्ध राजनीतिक और आर्थिक महत्व का अधिक प्रसिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बारे में देखते हैं। 1765 में बंगाल के नवाब समझौता करके निजामत संबंधी अधिकार प्राप्त कर लिए। अनभिज्ञ होने के कारण मालगुजारी वसूल करने तथा न्याय के अधिकार समाप्त भारतीय कर्मचारियों को व्यापार के तथा बेच नीति संचालन करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर आ गया। नवाब 45 लाख रुपये पेंशन मिलने लगी। द्वैत शासन की कुछ अंग्रेज विद्वानों ने प्रशंसा की थी कि वास्तव में यदि कंपनी स्वयं शासन पर भार संभाले तो उसे अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो समझ विदेशी शक्तियाँ ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसके संगठित हो जाती हैं, दूसरी ओर कंपनी अधिकांश कर्मचारियों अनभिज्ञ थे। तीसरी कंपनी व्यापारिक संस्था थी, वह यदि वह शासन का दायित्व अपने ऊपर ले लेती तो मनमानी ढंग से ठीक है वही रिश्वत पर चलती, अराजकता फैलती। क्लाइव द्वारा बंगाल पर द्वैत शासन की विवेचना की। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की, जिसके अनुसार बंगाल में कंपनी तथा दोनों के शासन को स्वीकार कर लिया गया। मुगल सम्राट वायसराय के अधिकारों का उपयोग था दीवानी की मालगुजारी था। इसमें यह था कि मतलब कि एक तरफ
कोई भी राज्य होगा ना जिसको वो जीतेगा, उस वहाँ पर अपनी भी सेना रखेगा, जो जांच पड़ताल करेगा टाइम टाइम पर कि कितना टैक्स मिला है, कितना आया, कितना गया, किससे युद्ध हो रहा है, किससे युद्ध नहीं हो रहा है, किसकी सहायता लेनी है, किसकी सहायता नहीं लेनी है, ये सब कंपनी डिसाइड करेगी। बाद में लॉर्ड क्लाइव के कार्यों का आलोचनात्मक। बाद में क्लाइव ने ब्रिटिश सरकार की अनेक सेवाएं की हैं। 1751 में उसने आकोट की घेराबंदी की और उससे हस्तगत कर लिया। डुप्ले की योजना को निरर्थक बनाने के लिए उसे लॉरेंस का सहयोग प्राप्त हुआ। लॉरेंस से उसने युद्ध विद्या सीखी। सैंडर्स से उसने कूटनीति की शिक्षा ग्रहण की। 1756 में मराई की गरिया के लुटेरों का दमन कर दिया। क्लाइव ने भी इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। प्लासी में विजय प्राप्त करके उसने अपनी शक्ति बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की तथा ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की ओर अग्रसर हुआ। जब वह दूसरी ओर बंगाल का गवर्नर बना तो उसने बफर स्टेट के रूप में अवध को स्थापित किया। वह केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक सुयोग्य राजनीतिक एवं अच्छा प्रशासक भी था। लॉर्ड चौथम द्वारा अपनी तुलना एशिया के फ्रेडरिक महान से की। बर्क का कथन है कि क्लाइव ने हिंदुस्तान में से ब्रिटिश साम्राज्य की पहली नींव डाली। उसने कठिनाइयाँ झेली और इस प्रकार उसने अपने आने वाले लोगों को मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्रथम अफगान युद्ध में भारत के इतिहास में अंग्रेजों की सबसे गंभीर भूल थी। प्रथम अफगान युद्ध की तरह बुरी तरह असफल हुआ। यद्यपि 20 सहस्त्र प्राण न्यौछावर हुए और 1.5 लाख स्टर्लिंग व्यय हुआ। ना तो ब्रिटिश सरकार को कुछ मिला, ना ही भारत सरकार को कुछ मिला। कर्नाटक युद्ध 1758 56 से 63। तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63। बंगाल की समस्या का विख्यात दोहरी प्रणाली के द्वैध शासन व्यवस्था का नाम दिया। इसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी हाथ में थी, परंतु प्रशासक का भार नवाब के कंधों पर था। बंगाल के कठपुतली नवाबों का कार्यकाल पर प्रकाश डाली। बक्सर के युद्ध में बंगाल की राजनीतिक दशा। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने कठपुतली नवाब मीर जाफर को बंगाल का गद्दी बैठाया, जिसने बंगाल की सेना कम करने पर संबंधित, यानी कम सेना होगी, ठीक है, उसके चरित्र कमजोर, जो पूर्व राजनीतिक अनुभवों के कारण और बढ़ गई है। शारीरिक रूप से अशक्त कर देने वाली उसकी कोर का बीमारी राजनीतिक एवं प्रशासन में किसी प्रभावशाली भूमिका के निर्वाह कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। इलाहाबाद की संधि देखते हैं। बंगाल के इतिहासकार में एक युगांतर घटना थी इलाहाबाद की संधि, क्योंकि इसने उन प्रशासनिक परिवर्तनों का जन्म दिया जिन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन का आधारभूत भूमि तैयार की। उसने नवाब की सत्ता का अंतर कर दिया। एक ऐसी व्यवस्था का जन्म दिया जिसमें अधिकारों की बड़ी चतुराई से उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की विवेचना से पूर्व दो शब्द दीवानी और निजामत को स्पष्ट करना आवश्यक है। मुगल प्रांतीय प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, सूबेदार और गवर्नर। सूबेदार या गवर्नर जो निजामत, सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन कार्य का निष्पादन करता था, और दीवानी प्रांतीय राजस्व और वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था। अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक देने का वचन दिया। 53 लाख रुपये का प्रावधान निजामत कार्यों के लिए रखा गया। इस संधि से पूर्व फरवरी 1765 में अंग्रेजों ने नवाब नजीमुद्दौला के साथ एक अन्य संधि की, जिसने समस्त नियामत अधिकार कंपनी को सौंप दिए। इस प्रकार कंपनी ने दीवानी अधिकार मुगल सम्राट से और निजामत शक्तियाँ नवाब से प्राप्त कर लीं। कंपनी दीवानी और निजामत कार्यों का निष्पादन अपने एजेंटों, जो भारतीय होते थे, उनके माध्यम से करता था। दिमाग था उसमें। डचों का पहला व्यापार भारत में डच शक्ति। बक्सर का युद्ध 1764। उसके महत्व 1763 में कंपनी के नवाब के मध्य शुरू युद्ध कई झड़पों के पश्चात मीर कासिम पराजित हुए। बचते बचते मीर कासिम और पहुंचा। मुगल सम्राट के नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों को बंगाल बाहर निकालने की योजना बनाई, जिसमें थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला, तीनों सेना, ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ी थी शुजाउद्दौला की सेना थी, जिसमें 1.5 लाख सैनिक थे। लॉर्ड क्लाइव के सुधारों का वर्णन कीजिए। 1765-67 में लॉर्ड क्लाइव दूसरी ओर बार बंगाल के गवर्नर के रूप में भारत आया।
बंगाल के कार्य कर रहे कंपनी के कर्मचारी कम वेतन भत्ते के कारण व्यापार के अतिरिक्त भ्रष्टाचार और रिश्वत जैसे कार्यों में लिप्त थे। पूर्व में युद्धकाल में सेना के सैनिक अधिकारियों को दोगुना वेतन कर दिया गया, जिससे वह कम करना चाहते थे। आर्थिक कठिनाई के समय कंपनी के कर्मचारियों की सहायता के लिए क्लाइव ने लॉर्ड क्लाइव निधि के नाम से निधि चालू की, पेंशन पद्धति शुरू की और इस निधि में कर्मचारियों को कई फायदे हुए। क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। सही है। आर्कॉट का घेरा 1757 प्लासी युद्ध के विजय का क्लाइव था। 1765 पुनः बंगाल पर अधिकार कर लिया, तब भी क्लाइव था। इलाहाबाद संधि की शर्तें। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव का प्रथम कार्य परास्त शक्तियों के साथ संबंधों का मजबूत करना था। वह अवध गया और अवध के नवाब वजी शुजाउद्दौला से इलाहाबाद के स्थान पर भेंट की तथा इलाहाबाद की संधि 1765 में की। इसके अनुसार शुजाउद्दौला को उसके राज्य निम्नलिखित शर्तों पर लौटा दिए गए। नवाब इलाहाबाद तथा कोरा के जिले सम्राट शाह आलम को दे दिया। वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपये देगा। वह बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसका जागीर स्थापित करेगा। इसके कंपनी के साथ आक्रामक तथा रक्षात्मक संधि की गई, जिससे उसे कंपनी की आवश्यकतानुसार निःशुल्क सहायता करनी होगी तथा कंपनी नवाब की सीमाओं के रक्षार्थ उसे सैनिक सहायता देगा, जिसके लिए नवाब को धन देना पड़ेगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद की और कोरा के जो जिले नवाब ने छोड़ दिए थे जो शाह आलम को मिले, शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपये देगी और नियामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देगी। ठीक है। प्लासी की परिणाम। मीर जाफर का नवाब बना दिया गया। कंपनी ने निश्चित धन का कुछ भाग तो दे दिया गया, शेष 6 माह पश्चात जाने वाली समान किस्तों में दिया जाना निश्चित हुआ। अमीर चंद को झूठी संधि के विषय में सूचित कर दिया गया, उसे कुछ भी नहीं दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में एक टकसाल खोली। कंपनी को 24 परगनों की जमींदारी किस्तों की इच्छा के विरुद्ध दे दी गई। नवाब में सूबे भर कंपनी को कर मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी गई। बंगाल में जो शासन व्यवस्था पड़ चुकी है। कालकोठरी घटना यही है कि देखो कालकोठरी घटना देखो। युद्ध की आम प्रणाली के अनुसार अंग्रेजी बंदियों को जिनमें स्त्री और बालक भी शामिल थे, एक कच्चे में बंद कर दिए गए और कहा जाता है कि 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कच्चे में 146 बंदी बंद कर दिए गए। 20 जून 1756 को रात को बंद कर दिया गया। 23 जून को प्रातः कोठरी को खोला गया, जिसमें मात्र 23 व्यक्ति जीवित बच पाए। शेष जून की गर्मी तथा घुटन अथवा एक दूसरे के कुचल जाने के कारण मर गए, यानी 146 लोगों में। सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी माना गया। जेड हालवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक थे तथा इस कथा के रचयिता माने जाते हैं। इस घटना में मरने वालों के नाम नहीं दिए, संभवतः उन्हें रक्षक कक्ष अथवा दुर्ग की जेल में ही बंद किया गया था। दूसरे इन बंदियों को एक निम्न स्तरीय अधिकारियों ने ही बंद किया होगा, अतएव नवाब इसके लिए उत्तरदायी कैसे हो सकता है। नवाब का इतना तो दोष अवश्य था कि उसने दोषी व्यक्तियों को दंड नहीं दिया। उसने जीवित व्यक्तियों के प्रति भी कोई विशेष दया नहीं दिखाई। इस घटना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया और समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरिनी में इसका कोई उल्लेख नहीं किया, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस घटना को नवाब के विरुद्ध 7 वर्ष तक चलते रहने वाले आक्रामक युद्धों के लिए प्रचार का कारण बनाए रखा और अंग्रेजी जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया। यह घटना इसके पश्चात होने वाले प्रतिकार के लिए विशेष महत्व रखती है। अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने जब कंपनी के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला तो कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार की आड़ में कंपनी को हानि पहुंचा रहे थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा
में द्वैत शासन के कारण ना तो कंपनी शासन अपने हाथों में ले रही थी और ना ही नवाब को शासन करने देती थी। अतः यहाँ पर सत्ता की अस्पष्टता थी। उसने इन सूबों की सत्ता अपने हाथों में संभाली और नवाब के मुकट्टों को समाप्त कर दिया। कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर लगाम लगाई, लगान व्यवस्था को नया रूप दिया। ठीक है, और द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कंपनी के डायरेक्टरों ने बारन हेस्टिंग्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त करने के बाद राजा सिताब, राजा राय बा मोहम्मद राजा खां पर मुकदमा चलाने को स्पष्ट कर दे दिया। बारन हेस्टिंग्स ने भारत आते ही ऐसा ही किया। यद्यपि वह इन दोनों पर मुकदमा चलाना उचित नहीं समझता था, किंतु उसने मुकदमा चलाया और बाद में वे न्यायालय से माफ़ कर दिए गए। हेस्टिंग्स ने दीवानी के अधिकार और उसे समय असैनिक न्याय भी अपने हाथों में ले लिया। 1765 की संधि के अनुसार यह 53 लाख रुपए थी, किंतु अब निजामत के अधिकार नवाब से ले लिए गए। अंततः उसे शासन पर कोई धन व्यय नहीं करना था, इसलिए राशि कम कर दी गई। 1775 के बाद नवाब का संरक्षक मोहम्मद रजा खां को बनाया गया। राजस्व सुधार। बंगाल के बर्धमान मैदानपुर चटगांव के जिले मीर कासिम से कंपनी को मिले थे। वे उसे इसका कोई लगान नहीं देना चाहते थे। कलकत्ता में 24 परगना के जिलों के लिए कंपनी जमींदारियों की तरह व्यवहार करती थी। नवाब को इस भूभाग का वार्षिक भू राजस्व अदा करते थे। इस प्रकार राजस्व का वह 1785 तक देने में राजी थे तथा ठेकेदारों द्वारा लगान वसूलती थी। हेस्टिंग्स के गवर्नर बनते ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सूबों में लगान व्यवस्था कंपनी को करनी थी, इसलिए उसने लगान समिति गठन कर इसमें कुछ सुधार किए। भू राजस्व वसूलने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जो 5 वर्षों के अधिकतम लगान दे सकते हैं। यह पंचवर्षीय व्यवस्था असफल रही, क्योंकि अधिकतर ठेकेदार लाभ कमाने के व्यापारी थे। उन्हें ना तो कृषि की जानकारी थी और ना ही रुचि थी इसमें कुछ। 1776 में पुनः नीलामी 1 वर्षीय किया गया और ठेकेदारी में स्थानीय जमींदारियों की वरीयता दी गई। कानूनगो पुनः नियुक्त किए गए और सर्वोपरि निरीक्षण कलकत्ता स्थित राजस्व समिति में थे। खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। एक आय लेख सचिव की नियुक्ति की गई। उसने प्रत्येक जिले में लगान वसूलने के लिए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई। न्याय व्यवस्था में सुधार। उसके द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों ने उसे भारत के इतिहास में विशेष स्थान दिया। प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, जो भारतीय अधिकारियों की मदद के लिए 500 रुपये तक के मामले देखता था। फौजदारी मामलों में कंपनी का अधिकार मौलवी मुफ्तियों की मदद से न्याय करता था। ठीक है, ये सब थे व्यापारिक संबंध सुधार। व्यापार सुधार के लिए उसने डायरेक्टरों द्वारा स्पष्ट आदेश दिया, क्योंकि कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां घटती जा रही थी, कंपनी का घाटा बढ़ रहा था। बंगाल में दस्तक प्रणाली को अपनाया। उसने छोटे छोटे कर चौकियों समाप्त कर केवल बड़ी चौकियों कलकत्ता, हुगली और मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में स्थापित की। नमक, पान और तंबाकू, जिनके व्यापार कंपनी का एकाधिकार था, कर मुक्त कर दिए गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण मराठों का आपसी झगड़े और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थीं। मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर भारत में जिन राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, उन्हें मराठा सबसे प्रमुख शक्ति थी। जो शक्ति भारत में प्रमुख स्थान प्राप्त कर रही थी, उसका अंग्रेजियों से संघर्ष होना स्वाभाविक था। कंपनी सदैव इस बात का ध्यान रखने लगी कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे मराठों के साथ संघर्ष करना पड़े। फिर भी कंपनी अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करती रहती। 1758 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने मराठों में 10 गाँव प्राप्त किए और मराठा क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की। 1759 में ब्रिटिश अधिकारी प्राइप व थॉमस वाटसन पूना गए। इन दोनों का उद्देश्य मराठों में से सैलिसिएट व बसीन प्राप्त करना था। इस बार भी सालसेट और बसीन के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पेशवा माधवराव मैसूर के शासक हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता चाहता था, किंतु कंपनी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर भी वाटसन ने पेशवा का आश्वासन दिया कि कंपनी मराठों से कभी युद्ध नहीं करेगी। यदि कोई तीसरी शक्ति मराठों से युद्ध करती है तो कंपनी मराठों के विरुद्ध सहायता नहीं देगी।
प्रथम आंग्ल मराठा। सूरत की संधि के बाद मुंबई सरकार ने राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेजी। मुंबई सरकार ने राघोबा की सहायता के लिए एक सेना भेजी। अंग्रेजी सेना पूना की ओर बढ़ी। 18 मई 1775 को अंग्रेजों और मराठों के बीच आपस में आरस नामक स्थान पर युद्ध हुआ। मराठे पराजित हुए। अंग्रेजों ने सालिसेट पर अधिकार कर लिया, किंतु इसी समय बंगाल काउंसिल ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि बम्बई सरकार ने यह समझौता बिना बंगाल काउंसिल के स्वीकृत किया था। बंगाल काउंसिल ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर युद्ध बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि यह संधि राघोबा द्वारा हस्ताक्षरित है। अब वह पेशवा नहीं है। सूरत संधि से कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ा। मराठा शक्ति से अंग्रेजों को की कोई क्षति नहीं हुई, अतः इसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। यह संधि रेगुलेटरी एक्ट के विरुद्ध थी। बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया, फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब बंगाल काउंसिल ने कर्नल आप्टन के मराठाओं से बातचीत करने पूना भेजा। आप्टन ने पूना पहुंचे पर युद्ध बंद हो गया। पूना में आप्टन और मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि आप्टन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया और वह सालसेट और बसीन पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। अतः वार्ता असफल हुई और युद्ध पुनः शुरू हुआ। मराठों ने बड़ी वीरता से प्रदर्शन किया, किंतु दुर्भाग्यवश पेशवा का विद्रोही मराठा सदाशिव एक दूसरे मोर्चे में मराठों के विरुद्ध आ धमका। मराठा दो मोर्चों में युद्ध नहीं कर सकते थे। उन्होंने अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 में पुरंदर की संधि कर ली। यानी पुरंदर संधि राघोबा और इनके बीच हुई थी, जिसमें उन्होंने साथ दिया, सदाशिव ने साथ दिया। पुरंदर की संधि 1776। कलकत्ता काउंसिल द्वारा सूरत संधि का विरोध। कलकत्ता काउंसिल द्वारा सूरत संधि का 1 मार्च 1776 में पुरंदर की संधि। मराठों और कलकत्ता काउंसिल की युद्ध बंद। रघुनाथ की सेना की भंग पेंशन देकर गुजरात राजनीति से अलग हो गए। 12 लाख क्षतिग्रस्त अंग्रेजों को, 67 अंग्रेजों को। बम्बई की सरकार सूरत की संधि की मानता एवं राघोबा की सहायता जारी की। नाना फडणवीस का फ्रांसीसियों से संबंध। सलाबाई की संधि 1782 में हुई है और पुरंदर की संधि 1776 में। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय नंद कुमार का क्या मामला है? नंद कुमार बंगाल का एक अत्यधिक प्रभावशाली ब्राह्मण था। नाम कभी ऊंचे समाज में बैठता और तथा बड़े राजनीतिक क्षेत्रों में भी उसका प्रवेश था। उसने वारेन हेस्टिंग्स तथा काउंसिल सदस्यों के मध्य उपजे मतभेद का लाभ उठाना चाहा। उसने हेस्टिंग्स पर मोहम्मद रजा खान को बर्खास्त करने व कई सार्वजनिक पदों को बेचने में अभियोग लगाया। फिलिप फ्रांसिस ने हेस्टिंग्स की उपस्थिति में अभियोग पत्र पढ़ा। इसी बीच नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर गवर्नर जनरल की काउंसिल में इसका विरोध किया गया। उस पर मुकदमा चलाकर दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा दे दी गई। और विभिन्न इतिहासकारों ने इसे कानूनी हत्या कहा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छोड़ो, मराठों के पतन का कारण, ये भी छोड़ो। लॉर्ड कार्नवालिस देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त भूमि पद्धति। लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल के स्थायी बंदोबस्त कोड। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट के इस प्रावधान में बंगाल के गवर्नर को उसके परिषद की राय मानने को बाध्यता नहीं होगी तथा भारत के लगान न्याय व्यवस्था तथा कंपनी के व्यापार विभाग की सुव्यवस्थित करने के लिए कार्नवालिस को भारत भेजा गया। यद्यपि हेस्टिंग्स ने व्यापार बोर्ड, लगान बोर्ड व उत्तम न्यायालय सहित विभिन्न सदर दीवानी व सदर फौजदारी अदालतें नियुक्त की थी। शासन की एक रूपरेखा तैयार की जा चुकी थी, किंतु उनमें और भी सुधार होना गुंजाइश थी। उसने इस दिशा में कार्य भी किया। उसने भ्रष्ट कर्मचारियों को दंडित किया और उसके वेतन बढ़ाया। उन्हें भारत छोड़ने से पूर्व संपूर्ण संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया। उसने कानूनों का संग्रह कराकर न्याय व्यवस्था को न्याय रूप दिया। कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस सेवा का आरंभ किया गया। यद्यपि वहाँ की परिस्थिति से अनभिज्ञ था, किंतु उसने उन सभी व्यक्तियों से विमर्श सहयोग लिया जो भारत में पहले से थे, भारत की परिस्थितियों से अवगत थे। उसने यद्यपि हेस्टिंग्स के सुधारों को भी आधार बनाया, किंतु हेस्टिंग्स और कार्नवालिस के सुधारों में सिद्धांत का नहीं बल्कि केवल व्यवहारिक प्रयोग का अंतर था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, राजस्व सुधार। कार्नवालिस ने बंगाल में कई वर्षों के लिए
लगान व्यवस्था स्थापित करने का स्पष्ट निर्देश कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा दिया गया, किंतु लगान व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की समस्याएं थी। समझौता किससे किया जाए, और किसान से या जमींदारों से, लगान का ऐसा कितना हो और समझौता स्थायी हो या कुछ वर्षों के लिए। इन मुद्दों पर विवाद कॉर्नवालिस की काउंसिल के सदस्यों में भी था। जॉन शॉ जमींदारों से समझौता के पक्ष में थे, क्योंकि वह मानता था कि जमींदारी भूमि का मालिक होता है और राज्य को उससे लगान वसूल करना चाहिए। यही बाद में कॉर्नवालिस की भी राय बनी। जॉन शॉ के अनुसार 1790 से 91 में वसूला गया राजस्व ये लगान का आधार बना। कॉर्नवालिस की समिति ने लगान व्यवस्था को कुछ वर्षों के लिए नियत करने की सहमति दी, किंतु कॉर्नवालिस व कंपनी के निदेशक इसे स्थायी करने में पक्षपाती थे। इस प्रकार जो व्यवस्था सामने आई वह इस प्रकार थी। कंपनी के लिए 90% उपज लगान के रूप में निर्धारित किया जाएगा। जमींदारों की भूमि का स्वामी मान लिया जाएगा। यह अधिकार पैतृक माना जाएगा। वे तब तक उस भूमि के मालिक माने जाएंगे जब तक वे कंपनी को निश्चित राजस्व अदा करते रहेंगे। इसके अनुसार 9/10 भाग कंपनी को और 1/10 भाग जमींदार को मिलना तय था। जमींदारी भूमि को खरीद बेच सकने का अधिकार था, क्योंकि सरकार ने भूमि को उनकी संपत्ति मान ली थी। सरकार ने किसानों से कोई सौदा नहीं किया। यह व्यवस्था 10 वर्ष बाद 10 से आगे जारी रखने की शर्त रखी थी। स्थायी बंदोबस्त का मूल्यांकन, इसके संबंधित विभिन्न मत दिए गए। मार्शमैन के अनुसार यह साहस, बहादुरी और बुद्धिमानी का कार्य था। इस प्रादेशिक अधिकार पत्र के प्रभाव के कारण जिसने प्रथम बार भूमि के स्थायी लगान पर अधिकारों को स्थापित की, जनसंख्या में वृद्धि हुई, कृषि में उन्नति हुई और व्यक्तियों के स्वभाव और सुविधाओं के धीरे धीरे स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई देने लगे, किंतु इसके दोष भी स्पष्ट हुए। उनकी तीखी आलोचनाएं हुई। भू राजस्व दर स्थायी हो जाने से कृषि सुधार की प्रेरणा जमींदारों और कृषकों को मिली। इस प्रणाली के बाद बंगाल में कोई अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि दैवीय प्रकोप के समय भी कृषकों के पास पर्याप्त धन अन्न रहने लगा, जिससे वे स्वयं की रक्षा कर सकते थे। इस प्रणाली के लागू करने के समय भूमि से 90% निर्धारित किया गया, जो स्थायी बनने के कारण वर्तमान सुधार 28% रह गया। पूर्व प्रतिशत बढ़ते हुए निरंतर भू राजस्व में एवं उसकी वसूली क्रूरता से जमींदार एवं कृषकों को राहत मिली। कुछ जमींदारों जो 2 गुना राजस्व वसूलते थे, अब कृषकों की शिकायत सुनने वाले कोई नहीं था। विकास कर के नाम पर अंग्रेजों से 25.4% की दर से नया कर लगाया गया, जिससे भू राजस्व वृद्धि हुई, उसे स्थायित्व तो नहीं मिला। कर निर्धारक में कृषकों का कोई प्रतिनिधि नहीं था, अतः मनमाना निर्धारित होता रहता था। रेलों के विकास में अधिक ध्यान देने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। भू राजस्व से एकत्र धन अंग्रेजों द्वारा विदेश भेजा गया, जो भारत से कच्चा माल खरीदने तथा मशीनों से उत्पादित माल भारत में बेचने में खर्च किया गया। पुलिस व्यवस्था सुधार किए गए, न्यायिक सुधार किए गए, व्यापारिक सुधार किए गए। न्यायिक सुधार हेस्टिंग्स के उत्तरदायी था। कॉर्नवालिस ने दीवानी और फौजदारी अदालतों में एक श्रृंखला बना डाली, जिसमें मुकद्दमे, रजिस्टर और जिला अदालतें भी थीं।